बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। असद तूर का वाक़या हुआ, उसके बाद हामिद मीर ने एक तकरीर की इंतहाई काबिल एतराज़, और फिर आज हामिद मीर को जियो न्यूज़ के मेन प्रोग्राम कैपिटल टॉक से फारिग कर दिया गया। मुझे इस चीज़ का अफसोस हुआ। ना तो वो तकरीर इस काबिल थी कि उस पर किसी किस्म का कोई तबसरा किया जाता या खुशी होती, और ना ही अब निकाला जाना किसी लिहाज से खुशी की बात है। अफसोस होता है, और कहा यही जा सकता है कि काश इस मामले में कुछ तदब्बर इख्तियार किया होता और इस तरह की फजूलियात और लग़वियात ना बोली जाती। अब जो सूरत हाल है इस वक्त वो ये है कि मीडिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया। ये नहीं कहा जा सकता कि बड़ा हिस्सा कौन सा और छोटा। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि इस सारी सूरत हाल को नफ़रत की निगाह से देख रहे हैं और बरमला कह रहे हैं कि इस तरह अदारों पर इल्ज़ाम आयद नहीं करना चाहिए था। और ऐसे भी लोग हैं जो अब भी एहतजाज करना चाहते हैं हामिद मीर के निकाले जाने पे भी, और उनके ख्याल के मुताबिक ये जो कुछ हुआ है वो रियासत ने किया है। अब ये जो तकसीम आ गई मीडिया के अंदर, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ ने फ़ायदा उठाया या पॉलिटिकल पार्टीज़ पहले ही अपनी अलाइनमेंट रखती हैं। जो भी हजरात या जो भी मीडिया में बाज़ पर्सनैलिटीज़ रियासत के ख़िलाफ़ बात करते हैं या आप कह लीजिए कि रियासती अदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, मैंने देखा कि बिलअमूम उनकी बहुत पजीराई होती है PMLN में। सो लगता है कि ज़हनी तौर पे उनकी अलाइनमेंट गालिबन PMLN पे है, या PMLN ने उनको प्रिवेल किया उनके ऊपर, और उसकी वजह से ये एक तकसीम हमारे अंदर आ गई। और अब इस तकसीम को दूर करना मुश्किल है, इस वजह से कि अगर दो आइडियोलॉजीज़ आपस में टकरा रही हों, एक आइडियोलॉजी PMLN की और दूसरी PTI की, या उन लोगों की जो रियासत के साथ खड़े हैं, लिहाजा यहाँ पे लगता ये है कि कोई भी इनके दरमियान तस्विया या कोई ऐसा मामला नहीं कराया जा सकता जहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल, या ये कि मुल्क के मफादात की तरफ तवज्जो हो कि उनको नुकसान न पहुँचे। वो किस्सा तो ख़त्म हो चुका। नतीजा ये कि आज आमने सामने लोग हैं और एक दूसरे का नुक्ता नज़र न सुनने को न समझने को तैयार हैं, और नतीजा ये कि एक इंतशार और कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, PMLN और थोड़ा बहुत PPP और JUI वगैरह, तो ये बल्कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के और देख के कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा भी पहुँचे असद तूर के घर में, इसके असद तूर के घर पे, और ये भी अपोजिशन तो बाजमात सारी पहुंची वहाँ पे। ये एक एक्सप्रेशन है आपका रियासत के ख़िलाफ़ खड़े होने का, क्योंकि एक अदारे पे, रियासत के इंतहाई अहम अदारे पे जो 22 करोड़ आवाम की सिक्योरिटी के लिए दिन रात काम कर रहा है, एक आध आदमी या किसी के गलत सोच के लिए पूरी अपोजिशन अगर उसके घर चली जाए और उसको सपोर्ट दे, तो अदारा जो है उसको आप डिसोन जब करते हैं तो अदारा दिल से आपको भी ओन नहीं कर रहा होता। उसको भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये लोग अपने मफादात की रोशनी में चल रहे हैं, इनको वतन से या अदारे से कोई सरोकार नहीं। अब चीज़ ये है कि यहाँ पे PTI के सपोर्टर्स हैं, वो भी अपने तौर पे वो ये समझते हैं कि वो हक पे हैं और वो अदारे के साथ आज खड़े हैं किसी हद तक, लेकिन आम आदमी को लाजमन इस बात का दुख है कि बग़ैर किसी सबूत के अदारे के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया। मैं इस पे बहुत सारा सोशल मीडिया पे पढ़ चुका हूँ, और नज़र यही आता है कि लोगों में खासा गम और गुस्सा पाया जाता है। वो बावजूद इसके कि मीडिया के चंद लोग जो हैं वो एहतजाज पे मुसर हैं, लेकिन आम आदमी में इस चीज़ के ऊपर बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है कि रियासती अदारों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि उनको किसी आम आदमी के छोटे मोटे इशू से या उसकी शिकायत से गरज नहीं। वो ये समझते हैं कि पूरे मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला अदारा वो बेतौकीर न किया जाए, क्योंकि इसमें बिल आखिर आपके दुश्मन फ़ायदा उठाते हैं। और इस दफ़ा भी हुआ यही कि जिस वक्त
असद तूर ने ये इल्ज़ाम आयद किया, उसके साथ ही इंटरनेशनल मीडिया, पहले सबसे पहले तो अमेरिकन एम्बेसी ने यहाँ से पिक किया और उन्होंने एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म की एक स्टेटमेंट दे दी। और वो स्टेटमेंट इनफैक्ट है तो अज़हार राय की आज़ादी के नाम पे, लेकिन वो आपके अंदरूनी मामलात में एक दखल अंदाजी है। नतीजा ये कि ये जैसे इंटरनेशनल मीडिया ने पिक किया और इसके ऊपर स्टेटमेंट्स आनी शुरू हुई, तो दर हकीकत ये वो 5th जनरेशन वॉर वाला एक सिनेरियो बन गया, जहां पे कि एक कैंपेन आपके अदारों के खिलाफ चला दी गई, और वो इस अंदाज से कि अवाम, जो पाकिस्तान के अवाम हैं, उनमें और आपके बहुत अहम अदारे के दरमियान एक बाद-ए-एतमादी पैदा की जाए, और उस बाद-ए-एतमादी के ज़रिए फिर एक इंतशार की कैफियत हो मुल्क में, जहां आपका मुल्क अंदर से ही तबाह हो और बाहर से किसी को कुव्वत या हमला करके अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश ना है। अब ये जो मामला है, इसको सुलझाने के तरीक़ाकार क्या हो सकते हैं? असूली तौर पे तो ये जो रिकन्सिलिएशन की कोई सूरत निकलनी चाहिए थी, लेकिन लगता यह है कि रिकन्सिलिएशन नहीं होगी, हो नहीं सकती। और फिर ये कि जिस तरीके से मेहनत करके बाज़ अफराद ने अदारे की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया है, ISI की क्रेडिबिलिटी को इंटरनेशनली नुकसान पहुंचाया है, वो एक ऐसा इशू बन चुका है जहां पे कि क्रेडिबिलिटी को अब इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि इस केस को किसी न किसी तरह ख़त्म किया जाए या इसमें कुछ सुलह सफाई का रास्ता निकाल के गोल किया जाए। ये मेरा ख्याल है कि अक्लमंदाना या दानिशमंदाना रवैया नहीं होगा। अब इसमें जो ग्लोबल रेपुटेशन पाकिस्तान की ख़राब हुई है, उसके लिए ये चंद लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने कि इसको उछाला। हकीकतन तो अब ज़रूरत इस बात की थी कि बजाय इसके कि हम कोई तहकीकात करें, जिसने इल्ज़ाम लगाया उसको साबित करने के लिए कहा जाता कि तुमने चूंकि इल्ज़ाम लगाया है, लिहाजा अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ये साबित करो कि वाकई ही ISI ने किया है। अब अगर वो एक शख्स कहता है कि वो खुद ही कह रहा है, जो कि जिसका कोई सबूत और शवाहिद नहीं है, कि मुझे उन्होंने आके कहा कि हम ISI ने मारा, पहली बात तो ये कि जो आएगा ISI ने भेजा होगा वो आके ये तो ऐलान नहीं करेगा। लेकिन जो कुछ भी असद तूर बताता है वो दर हकीकत वो उसकी अपनी स्टेटमेंट है, जिसके कोई शवाहिद सच मौजूद नहीं जिससे ये पता चल सके कि असद तूर वाकई सच कह रहा है। इसके लिए ज़रूरी था कि उसकी इंटेरोगेशन की जाती और पुलिस या FIA उसको लेके जाके तो उससे बाकायदा सवालात करते, जिससे कि हक़ाइक़ को जानने में मदद मिलती। लेकिन ये कोशिश नहीं की गई। नतीजा ये कि वो जो कुछ कहता गया, उसके साथियों ने उसको इसी तरह सच समझा या सच बना के पेश किया, और उससे ये बात फैली और इंटरनेशनल और ग्लोबल मीडिया ने इसको पकड़ा और पाकिस्तान की खूब जग हसाई हुई। अब ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि इंटरनेशनली उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी ख़राब कर दी जाए कि उसके अदारों को बेतौकीर किया जाए और उनको नफरत की निगाह से देखा जाए, या कम से कम अक़वाम आलम में उनको इस तरह पेश किया जाए कि जैसे ये अदारे हैं ही बहुत ख़राब अदारे हैं या ये बड़े ज़ालिम अदारे हैं। सो ये तरीक़ाकार मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं, ये होना नहीं चाहिए। अब हमारे यहाँ अगर हम जर्नलिस्ट को देखें तो बहुत सारे अनपढ़ जर्नलिस्ट जिनकी तालीम ज़्यादा नहीं है, जिनमें बहुत ज़्यादा शऊर नहीं है या जर्नलिज्म की बाकायदा ट्रेनिंग नहीं की हुई, वो भी मुंसलिक हो चुके हैं किसी न किसी रोल में अखबारात से, या आप कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वो कोई ना कोई अपना ताल्लुक बना बैठे हैं, और उस नाते वो भी इस सारे ग्रुप का एक हिस्सा बन गए हैं। अब इन लोगों में बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बेशुमार दफ़ा अपने कामों से, अपनी करतूतों से मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचाया है, और ये बदकिस्मती है। हर मुल्क में कोई ना कोई होता है, लेकिन हमारे मुल्क में ये काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, लिहाजा इन पे भी एक निगाह रखने की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले कि हम ये बात करें, हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि ज़्यादातर जो जर्नलिस्ट हैं हमारे मुल्क के, वो अच्छे, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, एजुकेटेड भी हैं, और उनमें अगर कोई किसी गलत रास्ते पे चला गया है तो उसकी दुरुस्तगी और तस्हीह करने की ज़रूरत है। लेकिन इस तस्हीह करने के लिए ये भी बड़ा एक अहम नुक्ता है कि आखिर ये होता क्यों है इस तरह का कि बाज़ जर्नलिस्ट जो हैं वो आपको उनको हम इतना बढ़ा देते हैं, इतना चढ़ा देते हैं, उनको एक ऐसा रुतबा अता कर देते हैं, इतनी अहमियत उनको दे देते हैं कि वो आप ही के लिए ख़तरा बन जाते हैं।
मैंने खुद देखा कि हामिद मीर को मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स में बिठा बिठा के और सबसे आगे ले जा के आगे आप उसको मोर्चों के और मुख्तलिफ इलाकों की सैरें कराते रहे। क्या आप ही ने तो नहीं उसको एक इतना बड़ा एक हवा बना दिया, एक इतना बड़ा आपने उसको जॉइंट बना दिया मीडिया का कि वो आज आप ही के लिए खतरा बन गया। इस तरह के कई और लोग हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप बजाय इसके कि जो लोग बार बार रियासत को रगेतते हैं, रियासत के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, अदारों को बेतौकीर करते हैं, उनकी बजाय आपके पास यंग जर्नलिस्ट हैं, आपके पास ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि सिंसियर हैं, जिनमें हुब्बुल वतनी का जज्बा कहीं ज़्यादा है, जो नई तालीम लेके मॉडर्न एजुकेशन लेके यहाँ आए हुए हैं। उनको हम बिल्कुल किसी खातर में नहीं लाते। दर हकीकत या तो सर्कुलेट करके ये इन रोटेशन मुख्तलिफ लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, या आप नए नए लोगों को आगे आने का रास्ता दें ताकि वो इस प्रोसेस को समझें और आपके लिए, मुल्क के लिए वो एक सरमाया बन सकें, बजाय इसके कि हम पिटे हुए जर्नलिस्ट को लेके उनको सर पे बिठा के और उनका इतना चर्चा कर दें कि वो हमारे लिए ही एक ख़तरा बन जाए। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि जो रियासत ने आज दिन तक जिनको पाला, क्या वही आज आपको फ्रंट लाइन पे नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल वही लोग हैं। जो कैंपेन अब चली है रियासत के और रियासत के अदारों के ख़िलाफ़, ये इसमें शामिल होने वाले लोग या इसको लीड करने वाले लोग एग्जैक्टली वही हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा अहमियत देते रहें किसी वक्त पे। और आज ये एक सबक है जो हमें सीखना होगा कि आइंदा किसी को ऐसी अहमियत न दी जाए कि वो अपने आप को एक सुपर ह्यूमन या सुपर जर्नलिस्ट समझना शुरू कर दे। ये रियासत के लिए मुनासिब नहीं है। किसी का भी इन्फ्लुएंस इतना नहीं बढ़ने देना चाहिए कि वो रियासत को डिक्टेट करना शुरू हो जाए। आज जो जिन जर्नलिस्ट ने ये जिम्मेदारी दी है कि वो हर हालत में रियासत को और रियासत के अदारों को बेतौकीर करेंगे, उनके ऊपर गलत किस्म के इल्ज़ाम आयद करेंगे, उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा तहरीक चलाएंगे, ये वो जर्नलिस्ट हैं जो अनरिलायबल हैं और अनडिज़ायरेबल हैं। इनके बारे में रियासत को देख लेना चाहिए ताकि आइंदा इनको किसी अहम मीटिंग में ना बुलाया जाए और ना ही किसी VIP या बहुत कोई हमारे जो मोतबर लोग हैं उन तक उनके इंटरेक्शन में रसाई दी जाए। अगर ये होगा तो फिर यही लोग आपको कल आप ही की बातें पकड़ के तो बाहर आपको बेतौकीर करेंगे, आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करेंगे। ये ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब मसला ये है कि कहने को तो इसका कानूनी रास्ता मौजूद था कि आप असद तूर को ले आते, कानून के कटहरे में खड़ा करते कि जी इसने हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ की हैं, इसने ये कहा, इसने वो कहा, अब या ये सबूत लेके आए या सज़ा भुगते। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत इस बात की है कि रियासत एक बड़ी ट्रांसपेरेंट किस्म की इंक्वायरी करे और इस इंक्वायरी में बेशक जर्नलिस्ट को शामिल किया जाए ताकि किसी को शक व शुबा न रहे। मुझे पूरा यकीन है कि ये फजूल किस्म की हरकत ISI की नहीं है। ISI ऐसे घटिया काम नहीं करती। लेकिन दो चीज़ें हमारे लिए बड़ी अहम हैं। एक तो आपने इंटरनेशनली अपनी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करना है, दूसरा अवाम के अंदर आपने अपना एतमाद बहाल करना है। दोनों चीज़ों के लिए यह बड़ा ज़रूरी है कि सच और झूठ में आज फ़र्क साबित हो जाए। यह तब होगा जब एक क्रेडिबल और बड़ी ट्रांसपेरेंट किस्म की इंक्वायरी की जाएगी जो अवाम में रखी जाएगी, जिसके नताइज अवाम को दिखाए जाएंगे और वाज़े तौर पे उन लोगों को पकड़ के सामने लाया जाएगा जिन्होंने ये हरकत की है, ताकि अदारे की इज्जत बहाल की जा सके। ये काम जो है इसमें कतन रियायत की ज़रूरत नहीं है। ये एक टेस्ट केस बन चुका है, बहुत दफ़ा हो चुका, और हर दफ़ा जब ये वाक़यात होते हैं इसी तरह इल्ज़ाम तराशी होती है, फिर हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये मामला हल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज झूठ पकड़ा गया तो आप ये समझें कि आइंदा के लिए झूठ बोलना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। इल्ज़ाम तराशी इनके लिए इनके बस की बात नहीं होगी। लेकिन अगर आज हमने सच्चाई को सामने ला के ना रखा तो फिर ये मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, अदारे इज्जत खोते रहेंगे, मुल्क की क्रेडिबिलिटी बाहर ख़राब होती रहेगी और नतीजा ये कि पाकिस्तान बदनाम और बदनाम से बदनाम तर होता रहेगा। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।